हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज और हम अपना पहला लेक्चर जो है वो करवा चुके हैं। आज हम आ जाते हैं अपने सेकंड लेक्चर पर। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप सेकंड लेक्चर पर जरूर आए होगे। तो चलिए सेकंड लेक्चर अपना शुरू करते हैं। और शुरू करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि विजन IAS की टेस्ट सीरीज जो है वो इस मंथ में हम टोटल कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपने अभी तक जाके हमारे इन्वायरमेंट की सीरीज़, इकोनॉमी की सीरीज़ और हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। और लास्ट ईयर की जो सीरीज़ है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमने जो हिस्ट्री है वो 1995 से लेके 2021 तक ही कंप्लीट करवा दी है। और जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस है जैसे कि इन्वायरमेंट वगैरह के हैं या जो इकोनॉमी वगैरह के हैं, वो क्वेश्चंस हमने 2011 से लेके 21 तक के कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने जाके नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेजर्ट लैंडफॉर्म्स फाउंड इन इंडियन डेजर्ट, मार्जिन्स क्या होते हैं। देखो डेजर्ट लैंडफॉर्म कल मैंने बताया था, एरिड लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं, लैंडफॉर्म्स अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में कल मैंने बताया था आपको। तो फर्स्ट है थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटीरियल। Second है tabular masses which have a soft layer of rock lying beneath a surface layer of more resistant rock. A long ridge of sand lying parallel to the direction of prevailing wind. Crescent shaped sand dunes. देखो अगर आप NCERT पढ़ोगे लैंडफॉर्म्स वाली तो उसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स को क्या बोलते हैं, बार्चन्स बोलते हैं। अगर आप क्या पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे। NCERT इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो बार्चन्स होती है इस टाइप के होते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के बार्चन्स होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, यहाँ से विंड आ रही होती है, मान लो यहाँ से विंड आ रही है तो ये इस टाइप के जो होते हैं वो बार्चन्स बनते हैं, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक जो इंडियन डेजर्ट का लैंड फॉर्म होता है वो सैफ बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, ये जो एक पॉइंट है ये ज़्यादा हो जाता है और दूसरा पॉइंट बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं SEIF। ये भी डेजर्ट लैंड फॉर्म है, ठीक है। और भी बहुत सारे मैंने लैंड फॉर्म्स के बारे में आपको बताया था, अगर आपने देखा हो। देखो ये इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, ये कल मैंने बताए थे आपको जिसने पढ़ा होगा। ये इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है। रनिंग वाटर, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर, ये ग्लेशियर, ये व्यूज, ये विंड्स। देखो विंड्स में जब मैंने बताया था तो बताया था कि क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स अलग अलग टाइप के बनते हैं, जैसे कि बार्चन्स, देखो ये इस टाइप के बनते हैं क्योंकि हवा इधर से आ रही है। फिर है सेफ। सेफ में ये एक जगह पे मतलब एक पॉइंट छोटा होता है और एक पॉइंट बड़ा होता है। लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, तो ये इस टाइप के क्या बनते हैं, हमारे सैंड ड्यून्स बनते हैं। और ये कौन से फीचर्स हैं, ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं। ये कौन से फीचर्स हैं, विंड्स के डिपोजिशनल फीचर्स हैं। अगर हम विंड के इरोजनल फीचर्स की बात करें, इरोजनल फीचर्स क्या है विंड के, तो इरोजनल फीचर्स क्या है, पेडिमेंट्स, पैडी प्लेन्स, प्लायाज, एल्कली फ्लैट्स, डिफ्लेशन होलोस, केव्स, मशरूम टेबल, पेडेस्ट्रल लॉक। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे इरोजनल फीचर्स हैं। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। आप जाना NCERT का चैप्टर खोलना और ये देखना कि ये सिर्क होता क्या है, बस एरिट होता क्या है, और बस आपको ये क्या है एक टाइप से रटना ही है कि वेव्स में कौन से इरोजनल फीचर्स होते हैं और कौन से डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। अगर आप इतना कर ले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि बार्चन्स क्या होते हैं। बार्चन्स क्रिश्चियन शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं। और अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कंसीडर दी विद रेफरेंस टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बताना है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, वेस्ट में जो होता है हमारा वेस्टर्न घाट के भी साइड में जो होता है। फर्स्ट है दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। ये तो आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको क्या बोला जाता है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन बोला जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो इन द मिडल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ये जो हमारे क्या है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये मिडल में नैरो होते हैं और नॉर्थ एंड साउथ में ब्रॉड हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या हो जाते हैं, बीच से नैरो होते हैं और नॉर्थ एंड साउथ में क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। थर्ड है द रिवर फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फॉर्म वेल डेवलप्ड डेल्टाज। यही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एक फीचर होता है कि वेस्ट जो साइड हमारा कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टाज नहीं होते। वहाँ पे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड डेल्टाज नहीं होते, क्योंकि एक तो रिवर का जो स्लोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन होते हैं। दूसरा जो रिवर्स है वो डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो नहीं करती, वो एज ए सिंगल पार्ट ही फ्लो करती है और डायरेक्ट जाके गिर जाती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा नहीं बन पाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही रॉन्ग हो जाती है कि ये वेल डेवलप्ड डेल्टा बनाती है। नहीं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड डेल्टाज बनाती हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ जाता है, ए आंसर आ जाता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कल आपको सारे जितने भी माउंटेन्स थे वो करवाए भी थे। अगर हम ये तो पूरे माउंटेन्स है, ये देखो मैंने कोस्टल प्लेन्स के भी बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये सारे माउंटेन्स देखो जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, यहाँ पे ये सारे इधर माउंटेन्स हैं,
ठीक है, ये सारे इधर माउंटेन्स है और ये इधर जो हमारा क्या हो गया, ये प्लेन हो गया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये हमारा वेस्टर्न प्लेन्स वाला एरिया। तो ये बीच से क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है और इधर नॉर्थ साउथ से क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, याद रखने हैं, यहाँ पे डेल्टा नहीं बनते हैं। डेल्टा कौन सी साइड बनते हैं, इस साइड बनते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करती हैं। जब वो ओशन में गिरती हैं, ठीक है, तो वो क्या बना लेती है, डेल्टा बना लेती है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माउंटेन्स मैंने बता दिया, आपका माउंटेन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाता है, आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनरल प्रेजेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। मिनरल्स जो अलग अलग टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन। सबसे पहले जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो आपको क्या ये लग रहा है कि पाए जाते हैं, यस बिल्कुल, ये क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इग्निशियस जो वो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है, नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो जिसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सी। तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप की जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो देखो, 1 सेकेंड, तो ये देखिए कई कई टाइप की रॉक्स होती है। मैंने आपको बताया था इसमें किस किस टाइप की रॉक्स बता रखी हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, इसने बोल रखा है कि इग्निशियस और जो मेटामॉर्फिक होती है वो मेनली मेटालिक होती है और जो सेडिमेंट्री होती है वो मेनली नॉन मेटालिक होती है। इससे आप देख भी सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, सेडिमेंट्री, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इग्निशियस जो डायरेक्ट वोल्केनिक उससे बनती है, कुछ वोल्केनो के अंदर ही बन जाती है, कुछ लैंडफॉर्म्स, कुछ बाहर जो लावा निकल जाता है उससे रॉक्स बनती हैं। जो अंदर ही रह जाती हैं, जो उससे रॉक्स जो बनती हैं वो किस किस में आते हैं, इंट्रूसिव में, गैब्रू, डियोराइट, ठीक है, ग्रेंडोराइट, ग्रेनाइट, ये सारी किससे बनते हैं, इंट्रूसिव में। एक्सट्रूसिव की बात करें तो बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेकाइट, रायोलाइट, तो ये सारी किससे बनती है, एक्सट्रूसिव से। उसके बाद आती है हमारी मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक में क्या होता है, दो टाइप की होती है, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड में कौन सी आती हैं, सिएट, शिस्ट, ग्नीस, और नॉन फोलिएटेड में क्वार्टजाइट, मार्बल। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में 3 टाइप्स होते हैं, क्लास्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, ये कई कई टाइप के होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि इसमें आ गया कोल है इंपॉर्टेंट। इसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है। इसमें शेल, सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, सैंडस्टोन, ब्रिका, कोंग्लोमरेट। तो इसमें जो ये क्लास्टिक है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। केमिकल में लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है और डोलोस्टोन इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल में कोल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली नॉन मेटालिक होती हैं और इग्निशियस और मेटालिक मेनली, मतलब इग्निशियस और मेटामॉर्फिक मेनली मेटालिक होती हैं। यही आपको क्या बताया गया था, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अभी हमने बता दिया कि इग्निशियस रॉक में कौन कौन सी आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन कौन सी आती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली। लेकिन हमने क्वेश्चन 52 में एक कुछ चीज़ें मेरी बतानी रहेगी। क्या मेरी बतानी रहेगी कि मैं कुछ बताना चाहती थी। देखो, सबसे पहले तो वेस्टर्न कोस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। केरला में उनको क्या बोला जाता है, कयाल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल्स बोला जाता है, या फिर इसको आप बोल सकते हो बैक वाटर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है केरला के कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न पार्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि कयाल्स, मेनली फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफी अच्छे हैं। काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। हर साल एक जो बोट रेस होती है, कौन सी, केरला में, वेल्लम कल्ली। ठीक है, हर साल नेहरू ट्रॉफी की जो वेल्लम कल्ली बोट रेस है वो पुन्नमाड़ा कयाल में होती है केरला में। ठीक है, याद रखना, एक वेल्लम कल्ली जो होता है ना, वेल्लम कल्ली फेस्टिवल कहाँ पे होता है, केरला में होता है। और यहाँ पे क्या होती है, बोट रेस होती है और वो भी एक बैक वाटर में ही होती है केरला में। याद रखना है आपको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा मतलब जो केरला में सबसे बड़ा लेक कौन सा, वेम्बनाड लेक। उसकी पोजीशन आपको देखनी है मैप में कि वेम्बनाड लेक कहाँ पे है। ठीक है, वेम्बनाड लेक केरला में कहाँ पे है, उसकी आपको पोजीशन जाके देख के आनी है। तो 2 चीज मेरे को बतानी थी, एक तो वेम्बनाड लेक काफी फेमस है और एक कायाल्स या फिर बैक वाटर्स जो केरला के हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया और हमारे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में भी मैंने काफी चीजें आपको बता दी है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, हमें अंटार्कटिका के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, अंटार्कटिका के बारे में। देख लेते हैं कि अंटार्कटिका के बारे में हमें क्या बताना है। फर्स्ट है, इट इज द 5th लार्जेस्ट इन साइज अमंग वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। देखो, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स में ये 5th लार्जेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इससे बड़े 4 कॉन्टिनेंट्स और हैं। वो कौन कौन से हैं, आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ा तो कौन सा है, एशिया है। फिर कौन सा है, हमारा अफ्रीका है। उसके बाद फिर कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, साउथ अमेरिका है। उसके बाद कौन सा है, अंटार्कटिका है जो हमने पढ़ा अभी। उसके बाद कौन सा है, यूरोप। ठीक है, उसके बाद कौन सा है,
ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और अंटार्कटिका कौन से पे आता है? 5th लार्जेस्ट पे। तो ये आपने देख लिया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखो, मोर देन 90% ऑफ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट इज आइस कवर्ड। तो ये तो आप सभी को पता है कि अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, अकेला कॉन्टिनेंट जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मोर देन 90% लैंड वहाँ पे आइस से कवर्ड है। थर्ड है, इट हैज 2 प्रिंसिपल इम्बेमेंट्स। यहाँ पे 2 प्रिंसिपल इम्बेमेंट्स होती हैं, रोज सी एंड वेडल सी। यहाँ पे 2 प्रिंसिपल इम्बेमेंट्स होती हैं। कौन सी? एक तो रोज सी और एक वेडल सी। ये भी आपको पता होगा। क्यों आपको पता होगा? 2 टाइप की यहाँ पे इम्बेमेंट्स होती हैं। ये देखो, अगर मैं अंटार्कटिका की बात करूँ ना, तो ये देखिए, 1 सेकेंड। तो ये देखो आप, ये क्या है? हमारा पूरा अंटार्कटिका है। यहाँ पे क्या है? इधर है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, और इधर हमारा क्या है? बेलिंगशुआन सी। ये आपको याद रखना है, अंटार्कटिका के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट पैसेज है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा? वेडल सी। और यहाँ पे कौन सा है? रोज सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रोज सी, वेडल सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेडल सी में कौन कौन से ये शेल्फ हैं? एक तो है ब्रूंट आइस शेल्फ, एक है फीचर आइस शेल्फ, और एक कौन सा? रोन आइस शेल्फ। ये 3 शेल्फ जो है यहाँ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा साउथ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आता है यहाँ पे भी साउथ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन की तरफ कौन सा? आर्मरी आइस शेल्फ, ठीक है, कौन सा है? आर्मरी आइस शेल्फ, बहुत ज्यादा सी। और डेविस सी भी कहाँ का सी है? अंटार्कटिका का सी है। ये सारी चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। और माउंट एरिबस भी कहाँ पे है? यहीं पे है, ठीक है। ये हमारा रोस आइस शेल्फ, ये हमारा क्या है? रोस आइस शेल्फ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। एक चीज थी कि अभी रिसेंटली न्यूज में एक चीज आई थी कि एक आइसबर्ग है A76 जिसका नाम था, वो वेस्टर्न साइड से, मतलब रोन आइस शेल्फ से टूट गया था, ठीक है, वेडल सी में, ठीक है। रोस आइस शेल्फ से क्या हो गया था? एक A76 जो है वो आइसबर्ग था, वो टूट के गिर गया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि वो टूट के गिर गया था, इसीलिए वो एक देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक है रोस आइस शेल्फ और एक है रोन आइस शेल्फ। देखो, रोन आइस शेल्फ, एक रोस आइस शेल्फ, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो रोन आइस शेल्फ से टूट के गिरा था। A76 जो हमारा आइसबर्ग था वो कहाँ से टूट के गिरा था? रोन आइस शेल्फ से टूट के गिरा था, सॉरी, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? वेडल सी में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, रोस आइस शेल्फ से नहीं, वो रोन आइस शेल्फ से टूट के गिरा था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है, ये सारा अंटार्कटिका का मैप है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, और मैप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद इसमें आप वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो? वो कर सकते हो, मतलब मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद देखो, 2 प्रिंसिपल इम्बेमेंट्स कौन कौन से? रोस सी एंड वेडल सी, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही होते हैं वहां पे, आपने देख लिया। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी जो है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब अंटार्कटिका के बारे में देखो, इसको ना अंटार्कटिका को तो आपको पता है कि इसको क्या बोला जाता है? इसको कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी बोला जाता है इसको। और याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर भी यहीं पे लोकेटेड है, जिसका नाम क्या? लैम्बर्ट। क्या नाम है उसका? लैम्बर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर जिसका नाम है लैम्बर्ट, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में। अंटार्कटिका ट्रीटी बहुतों ने इसका नाम सुना होगा। जब स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया था अंटार्कटिका ट्रीटी को। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन में हुई थी, 1959 में हुई थी, ठीक है। क्यों हुई थी? क्योंकि हमें अंटार्कटिका को क्या बनाना था? एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाना था, ताकि वहां पे किसी का मतलब अकेले कंट्री का किसी का भी मिलिट्री वहां पे ना जाए, क्योंकि वहां पे केवल और केवल उस कॉन्टिनेंट को किस लिए रखना? साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखना है। किसके लिए रखना है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखना है ओनली। डीमिलिटराइज जोन के लिए ये अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी। और फोर्स में कब आई थी ये ट्रीटी? ये 1961 में ये फोर्स में आई थी ट्रीटी, ठीक है। और अगर आप अंटार्कटिका की बात करें, किस रीजन को बोला जाता है? 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ में जो भी चीजें होती हैं वो सारा किस में आता है? हमारे अंटार्कटिका में आता है, ठीक है। और रिसेंटली मैंने बता दिया न्यूज में क्यों था अंटार्कटिका, क्योंकि एक आइसबर्ग जो था A76 वो रोन आइस शेल्फ से, जो मैंने बता दिया वेडल सी में थी, उससे टूट के गिर गया था, ठीक है। वेडल सी में कौन सी थी? रोन आइस शेल्फ। और रोस सी में कौन सी थी? रोस आइस शेल्फ, ठीक है। और अभी देखो, इसमें जब स्टार्टिंग में जुड़े तो 12 मेंबर्स ने साइन किया था। अभी इसमें कितने मेंबर्स हो गए हैं? रखना 54 मेंबर्स इसमें हो गए हैं। क्या इंडिया भी इसका मेंबर है? यस, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने इसको 1983 में ज्वाइन किया था। याद रखना इसको, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 1983 में ज्वाइन किया था। ऐसा याद रख सकते हो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया था, ठीक है। उनके मरने से 1 साल पहले हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इनके हेडक्वार्टर्स है ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे अंटार्कटिका ट्रीटी हुई साइंटिफिक रिसर्च के लिए, क्या इंडिया कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है क्या अंटार्कटिका में? तो यस, इंडिया भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है अंटार्कटिका में, ठीक है। तो इंडिया के स्टेशन कौन कौन से हैं? तो एक तो है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, एक तो दक्षिण गंगोत्री, एक है हमारा मैत्री। कौन सा? एक हमारा मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, ठीक है। भारती तो सिंस 2012 है ही वहाँ पे, ठीक है, भारती। उसके बाद अदर रिसर्च फैसिलिटी भी है, जैसे कि एक सागर निधि बनाई गई है, ठीक है। एक क्या है? सागर निधि।
सागर निधि कब बनाई गई थी? 2008 में बनाई गई थी रिसर्च के लिए। ये एक वेसल है, फर्स्ट इंडियन वेसल है जो नेविगेट करेगी अंटार्कटिका वाटर में, सागर निधि। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सागर निधि भी अंटार्कटिका में जाने के लिए है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सारे कहाँ हैं? इंडिया के स्टेशन है, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और हमने अंटार्कटिका के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है देख ली हैं। ठीक है, अब आपका अंटार्कटिका के मैप से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और जितनी भी चीजें हमने देखी वो सारी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बताना, अभी मैंने कॉन्टिनेंट्स का बताया आपको। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद कौन सा? साउथ अमेरिका। उसके बाद कौन सा? अंटार्कटिका। उसके बाद कौन सा? यूरोप। और उसके बाद कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया पहले पे आएगा, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा साउथ अमेरिका, फिर क्या आएगा? यूरोप। तो सारे लाइन में ही दे रखे हैं 1 2 3 4। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो 1 2 3 4 ही होगा डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो कर रही हूँ ना, जो फैक्चुअल हैं वो इसी लेक्चर में आप याद कर लो, बाद में आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, बाद में आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको आप अभी याद कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? फॉलोइंग पासिस को हमें बताना, वेस्ट टू ईस्ट हमें पास लगाने हैं। क्या लगाने हैं हमें? वेस्ट टू ईस्ट हमें पासिस को लगाना है। ठीक है, तो देखो कुछ हम पासिस को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ हम पासिस को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। देखो देखो पासिस को हम देख रहे हैं। तो देखो पास क्वेश्चन में जो भी बोल रखा था वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा? कराकोरम पास। ठीक है, कौन सा ये रहा यहाँ पे? कराकोरम पास। ठीक है, खारदुंगला, जोजिला, देखो इधर है जोजिला, ये एक जगह जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है? जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग पास, बारालाचाला, देखो बारालाचाला किधर है? जोजिला किधर है? ईस्ट टू वेस्ट लगाने हमें। जाराला, ठीक है, माना पास, लिपू लेक, ठीक है, नीति पास, शिप किला, देखो अभी इसमें शिप किला भी आया था, शिप किला, ये जोजिला, ये बारालाचाला। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे कहाँ पे हैं? इधर है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था। तो देखो जो जिला अभी देखा उधर है, बारालाचाला भी उधर ही है। ठीक है, जिलिपला आपको पता होना चाहिए किधर है, और शिप किला भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। शिप किला कहाँ पे है? आप ही मेरे को बताओ कि शिप किला कहाँ पे? याद रखना शिप किला भी कहाँ पे है? हिमाचल में है। ठीक है, शिप किला कहाँ पे है? हिमाचल में। और जिलिपला याद रखना, ये जिलिपला जो है ये सिक्किम में है। ठीक है, डिफरेंट पासेस में आता है, ये सिक्किम में है। और उसके बाद आता है हमारा बारालाचाला, ये कहाँ पे है? जास्कर रेंज में है। ठीक है, और सबसे उधर आता है जोजिला, मतलब सबसे वेस्ट में, और ये थ्रू कश्मीर से पास होता है। ठीक है, कश्मीर से। तो ये वेस्ट टू ईस्ट ही हमें लगाने हैं। वेस्ट टू ईस्ट तो 1 ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया। तो 1 2 3 4, तो ये भी हमारी डायरेक्ट सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो आपको जो पासिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट पासिस किस कहाँ से पास होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पासिस कहाँ से पास होते हैं, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो ये है इधर हमारे नॉर्थ के पासिस है, तो इसके अलावा जो पास होंगे वो कहाँ पे होंगे? ईस्ट में होंगे। तो ये हमारे जो वेस्टर्न पासिस हैं वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, वेस्टर्न पासिस, इसका आप क्या कर लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 हमें क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन के बारे में बताना है। फर्स्ट है द अर्ली प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले क्या थी? हाइड्रोजन और हीलियम ही थी। सेकंड है गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ। यस, कूलिंग ऑफ द अर्थ के ड्यूरिंग ही गैसेस और जो वाटर वेपर है वो इंटीरियर सॉलिड अर्थ से रिलीज हुई है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना यूपीएससी बहुत कम पूछती है। ठीक है, थ्योरी और ये चीज कम पूछती है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं डायरेक्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, पुतुल नाच जो न्यूज़ में था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए असम में, तो ये पुतुल नाच है क्या? देखो मैं ना इस क्वेश्चन को, अगर आपने मेरी हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो मैंने बहुत ही अच्छे से जितने भी टाइप की पपेट्री हैं वो करवाई हुई है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, हिस्ट्री, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने करवाया नहीं करवाया, आप हिस्ट्री का जो मैंने अब की बार सीरीज ली है उसमें विजन आईएएस की हिस्ट्री का लेक्चर 2, ठीक है, लेक्चर 2 आपको देखना है और 18 मिनट से आपको स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 18 मिनट से आपको स्टार्ट करना है और आपको देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया। ठीक है, अगर जिसको लग रहा है मैंने नहीं करवाया तो वो आप जाके देख सकते हो। ये क्या एक टाइप की पपेट्री है। ठीक है, क्या एक टाइप की पपेट्री है। अगर तब आपने नहीं किया था तो अब भी मैं इसको क्या कर देती हूँ, करवा देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, चलो करते हैं अपने एक नेक्स्ट पेज पे। देखो मैंने क्या बताया था कि आपको डिफरेंट टाइप, चार टाइप की क्या होती है, पपेट्री होती है। ठीक है, मेन कितने टाइप की पपेट्री होती है? 4 टाइप की पपेट्री होती है। और वो कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी टाइप की होती है? एक होती है हमारी शैडो पपेट्री, ठीक है, एक होती है हमारी शैडो पपेट्री, ठीक है, उसके बाद होती है हमारी स्ट्रिंग पपेट्री, उसके बाद आती है हमारी ग्लव पपेट्री, और उसके बाद होती है हमारी रोड पपेट्री। ठीक है, ये कुछ फेमस पपेट्री के नाम होते हैं। उसके बाद अब अगर देखो सबसे कम की बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमारी एक फेमस ग्लव पपेट्री। उसमें क्या आती है? उसमें आती है पावा कोथू। क्या आता है? पावा कोथू। एक होती है हमारी ग्लव पपेट्री और ये कहाँ से है? केरला से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक ही अब याद रखो। और जो बहुत ही ज़्यादा इसके इंट्रिकेसी में नहीं जाना है, जो आपको मिनिमम याद रखें वही आपको याद रखनी है। पावा कोथू जो है कहाँ की है? ग्लव
पपेट्री है केरला की, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रोड पपेट्री। रोड पपेट्री में 3 काफी ज्यादा फेमस है। एक तो हमने जो अभी पढ़ा पुतुल नाच, कहाँ का है, असम का है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, ये सब हर जगह पुतुल नाच पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा यमपुरी, ये भी रोड पपेट्री है। यमपुरी ये कहाँ की है, बिहार की है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कहाँ की है, बिहार की है। उसके बाद आती है हमारी काठी कांधी, काठी कांधे, ठीक है, ये कहाँ की है, याद रखना, ये कहाँ की है, उड़ीसा की है, ठीक है, ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। तो ये काठी कांधे, यमपुरी, पुतुल नाच, ये तीनों कहाँ की, ये क्या है, रोड पपेट्री है। और कहाँ की है, ये आपने बता दिया। फिर आती है हमारी स्ट्रिंग पपेट्री। जो स्ट्रिंग पपेट्री है उसमें भी 2-3 नाम काफी ज्यादा फेमस है। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रिंग पपेट्री में गोम्बियता। सबसे पहले हमारा क्या था, गोम्बियता। ये जो गोम्बियता ये कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना, कर्नाटका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कुंधई, गोपाल लीला कुंधई, ठीक है, कुंधई भी बोलते हैं जिसको, गोपाल लीला कुंधई भी बोलते हैं, ठीक है, कुंधई, ठीक है, गोपाल लीला कुंधई भी बोलते हैं। और ये कहाँ की है हमारी पपेट्री, याद रखना, ये उड़ीसा की पपेट्री है। कहाँ की पपेट्री है, उड़ीसा की पपेट्री है। उसके बाद आती है हमारी कठपुतली। उसके बाद आती है हमारी कठपुतली। ये कठपुतली कहाँ की है, याद रखना, ये राजस्थान की है। क्या है, ये स्ट्रिंग पपेट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, ये स्ट्रिंग पपेट्री है, कठपुतली, और कहाँ की है, राजस्थान की है। उसके बाद आता है हमारा बोमलत्तम। क्या आता है हमारा, बोमलत्तम, बोमलत्तम, ठीक है, बोमलत्तम, ये कहाँ का है, तमिलनाडु की है। क्या है, स्ट्रिंग पपेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। फिर एक इंपॉर्टेंट है शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री में कौन सा आता है, तोगालू गोम्बियता, ठीक है, तोगालू गोम्बियता, याद रखना। गोम्बियता कर्नाटका है का है, और तोगालू गोम्बियता कहाँ का है, याद रखना, वो कहाँ का है, तोगालू गोम्बियता वो भी कर्नाटका का है। वो भी कहाँ का है, कर्नाटका का है। कहाँ का है, कर्नाटका का, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा क्या, थोलू बोमलेता। थोलू बोमलेता, देखो अभी हमने पढ़ा था क्या, बोमलेता। बोमलेता कहाँ का था, तमिलनाडु का था, लेकिन थोलू बोमलेता कहाँ का, याद रखना, आंध्रा का है। कहाँ का है, आंध्रा का है। फिर एक और आ जाता है हमारा रावण छाया। क्या जाती है हमारी, रावण छाया। ये रावण छाया कहाँ की है, उड़ीसा की है। ये कहाँ की है, उड़ीसा की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी मेन कौन सी, पपेट्री, ठीक है। मेनली 4 टाइप की होती है, शैडो पपेट्री, स्ट्रिंग पपेट्री, ग्लव पपेट्री और रोड पपेट्री, ठीक है। ये पपेट्री होती है। उसके बाद आती है शैडो में 3 मैंने बताई है, तोगालू गोम्बियता कर्नाटका की है, थोलू बोमलत्तम आंध्रा की है, और रावण छाया उड़ीसा की है। फिर देखो गोम्बियता और गोमियता दोनों कर्नाटका की ही हैं। थोलू बोमलेता आंध्रा की है, और जो ये थोलू बोमलेता आंध्रा की है, और ओनली बोमलेता तमिलनाडु की है। कठपुतली कहाँ की है, राजस्थान की है। गोपालू कुंधई उड़ीसा की है, और काठी कुंधई, देखो कुंधई याद रख लो, कुंधई कांधे कुंधई कहाँ की है, उड़ीसा की है। ये चीज आप दोनों चीज याद रख लो, ठीक है। कुंधई कहाँ की है, कर्नाटका की, सॉरी उड़ीसा की है। उसके बाद पावा कोथू कहाँ की है, केरला की है। पावा कोथू कहाँ की है, केरला की है। और पुतुल नाच वेस्ट बंगाल और यमपुरी बिहार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीजें याद रख लेना, कभी भी कहीं भी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो आ जाते हैं इससे। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपने जाके देख लिया होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपैक्ट एंड कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज थ्रो एक्शन। देखो जो कॉम्पैक्ट होंगी, कंसोलिडेटेड रॉक्स होंगी, वो तो सबको पता है कि लीस्ट अफेक्टेड होंगी ना, जो अगर फ्रीजिंग हो रही है, फिर डी फ्रीजिंग हो रही है, उन एक्शन से क्या होंगी, बहुत ही कम अफेक्ट होंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो हाईली ससेप्टेबल होती हैं वेदरिंग की। तो वेदरिंग से ही तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, तो हाईली ससेप्टेबल होती हैं, तभी ना उनमें वेदरिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तभी उनमें जो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कोल हो गया, वो वेदरिंग से ही तो बनते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसके बारे में बताया था, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्या बोला है, ओराइसिस रेक्स के बारे में बताना है। ओराइसिस रेक्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओराइसिस रेक्स क्या है। ओराइसिस रेक्स जो है ना, पहला अमेरिका का मिशन है जो नियर अर्थ ऑर्बिट पे जा रहा है। उसकी सरफेस की सर्वे करने, सैंपल कलेक्ट करने, और फिर वापस सैंपल्स को लेके आएगा, ठीक है, वापस सैंपल को लेके आएगा। और ये लॉन्च किसने किया, याद रखना, ये किसने किया, नासा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। किसने किया, नासा ने इसको लॉन्च किया है। और फर्स्ट है, इट एम्स टू कलेक्ट, सैंपल को कलेक्ट करेगा फ्रॉम एस्टेरॉइड बेनू से, एंड ब्रिंग बैक टू द अर्थ, उसको फिर से अर्थ पे लेके आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे जाएगा, ये एस्टेरॉइड बेनू पे जाएगा। कहाँ जाएगा, एस्टेरॉइड बेनू पे जाएगा। और ये ऐसा पहला मिशन है जो सैंपल लेके भी आएगा, रिटर्न करके आएगा, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था, ये 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कम बैक ये वापस कब आने वाला है, 2023 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये आने वाला है। तो इसीलिए ये न्यूज में है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ओराइसिस की फुल फॉर्म ही क्या होती है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो हमने देख लिया ये किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी जो जो स्पेलिंग है वो काफी, जो फुल फॉर्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ओराइसिस को क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन, ओ से ओरिजिन, स्पेक्ट्रल, इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ, एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट,
ठीक है, ये है इसकी स्पेलिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ऐसे इसकी कभी भी आ जाए कि इसमें जो आर है वो क्या है, इसमें जो ओ है वो क्या है, या फिर रेक्स की क्या है, मतलब रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। कभी भी कोई भी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है ए, क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया, नासा ने लॉन्च किया। देखो ओराइसिस रेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है नेम ऑफ द रिवर और मीटिंग पॉइंट। देखो कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए। कैसे पता होनी चाहिए कि देखो एक बेसिक रिवर है अलकनंदा। एक चीज ध्यान रखना, एक बेसिक रिवर क्या है, अलकनंदा, और उसी में ये सारी मिलती हैं। ठीक है, कोई भी प्रयाग जब बनता है ना तो उसमें एक अलकनंदा रिवर तो कॉमन होती है। तो इसमें देखो भागीरथी, अलकनंदा, धौली एंड विष्णु गंगा। तो ये देखो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। मैंने क्या बोला, जब भी ये प्रयाग बनते हैं तो अलकनंदा उसमें कॉमन होती है। ठीक है, तो थर्ड है अलकनंदा। ठीक है, तो यस ये पहली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग होगी। तो आप देखो क्या ऑप्शन में ऐसा है, देखो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। मतलब आपको किसी प्रयाग का नाम भी नहीं पता, कौन सी रिवर मिलती है वो भी नहीं पता, तब भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई ये यहाँ पे प्रयाग बनता है तो मतलब जो ऊपर जो ये प्रयाग बनते हैं उसमें जो अलकनंदा होती है वो क्या होती है, कॉमन रिवर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट केवल हमें इतना पता है तो भी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा सी। ठीक है, मैंने तो अभी इसमें कुछ बताया भी नहीं है कि कौन सी किससे मिलती है। अब याद रखना, जब भी देखो, जब भी अलकनंदा मैंने क्या बता दिया आपको, कॉमन रिवर बता दी। ठीक है, अलकनंदा क्या बता दी, कॉमन रिवर बता दी। अब सबसे पहले इसमें क्या होती है, धौली गंगा जब आके मिलती है। कौन सी गंगा, धौली गंगा जब आके मिलती है तो यहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ पे कौन सा बनता है, विष्णु प्रयाग, याद रखना विष्णु प्रयाग। फिर इसमें जो है जो आके मिलती है वो मिलती है नंदाकिनी। कौन सी मिलती है, नंदाकिनी जब आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग मिलता है। उसके बाद कौन सी आके मिलती है, याद रखना यहाँ पे कौन सी आके मिलती है, पिंडर रिवर आके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आके मिलती है, पिंडर रिवर आके मिलती है। तो कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग मिलता है। ठीक है, कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। याद रखना इसको, पिंडर रिवर आके मिलती है, कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद आती है हमारी जब मंदाकिनी आके मिलती है। कौन सी रिवर आके मिलती है, जब हमारी मंदाकिनी आके मिलती है। कौन सी मंदाकिनी, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। ठीक है, याद रखना मंदाकिनी आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। और लास्ट में जब हमारी भागीरथी आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है। ठीक है, कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कि अलकनंदा तो है कॉमन। ठीक है, जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, पिंडर मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है, मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है, और ये भागीरथी जब मिलती है तो कौन सा बनता है, देव प्रयाग बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रयाग। तो अभी देखा, भागीरथी जब मिलती है अलकनंदा से तो क्या बनता है, देव प्रयाग, तो स्टेटमेंट सही है। मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है, रुद्र प्रयाग, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और धौली और विष्णु गंगा का तो कोई मेल है ही नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, जब धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु बनता है, और जब विष्णु गंगा तो है ही नहीं। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग बनता है क्योंकि, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे से मैंने बता दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। वोलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर समटाइम्स टचिंग द ग्राउंड यूजुअली अटैच्ड टू द बेस ऑफ ए थंडरस्टॉर्म, उसको क्या बोला जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि क्या बोला जाता है। टोर्नेडो की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, टोर्नेडो की डेफिनेशन है। टोर्नेडो क्या होता है, एक वोलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जो टच करता है ग्राउंड को और यूजुअली अटैच होता है बेस से, किसके, थंडरस्टॉर्म के। इसी को बोलते हैं क्या, टोर्नेडो। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच रेफरेंस टू एसिडिक लावा के बारे में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसके बारे में बताना है, एसिडिक लावा के बारे में। एसिडिक लावा, ठीक है, सबसे पहले है दीज लावा आर हाईली विस्कस विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा। ठीक है, तो बोल रखा है कि दे आर, जो एसिडिक लावा होता है वो हाईली विस्कस होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो एसिडिक लावा होता है वो क्या होता है, विस्कस होता है। ठीक है, विस्कस होता है मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। सेकंड है दीज लावाज आर डार्क कलर्ड, ये जो लावा होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डार्क कलर्ड के होते हैं, एंड रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका। तो याद रखना ये क्या होते हैं, लाइट कलर्ड के होते हैं। याद रखना ये जो विस्कस होती है क्या होते हैं, लाइट कलर का लावा होता है ये। ठीक है, और सिलिका में रिच होता है, हाई कंटेंट होता है सिलिका का। ठीक है, क्या होता है, पुअर कंटेंट नहीं होता, हाई कंटेंट होता है सिलिका का। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी रॉन्ग हो जाती है। और जैसे ही हमने सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग किया, हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, केवल और केवल ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको पता है कि ये लावा किस टाइप का तो आपको कर लोगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि ये लावा क्या होता है, लाइट कलर का होता है और सिलिका में रिच होता है। थर्ड है दे फ्लो आउट ऑफ वेंट विद ए लाउड एक्सप्लोजन। क्यों, क्योंकि इसको जोर लगाना पड़ेगा ना। एक्सप्लोजन इसमें क्यों होता है, क्योंकि विस्कस है, इतना जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। तो जब भी निकलेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर लगेगा तो एकदम से क्या होगा, विस्फोट होगा। ठीक है, तो यस, ये दीज फ्लो आउट ऑफ वेंट विद ए लाउड एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के साथ ये बाहर निकलते हैं। अब दो क्लासिफिकेशन आती है इसमें। देखो हमने क्या पढ़ा अभी, एसिडिक लावा के बारे में पढ़ा।
ठीक है। एक होता है हमारा बेसिक लावा। एसिडिक लावा की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये क्या होता है, विस्कस होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ये स्लो फ्लो करता है, क्योंकि क्या होता है, विस्कस होता है तो स्लो ही फ्लो करेगा। उसके बाद फॉर रीजन्स में बहुत कम ट्रेवल करता है। ठीक है, स्टीप साइड कोन, मतलब ये स्टीप साइडेड कोन्स बनाता है। क्या बनाता है, स्टीप साइडेड कोन्स इसके बनते हैं, क्योंकि वहीं आसपास रह जाते हैं वोल्केनो के, इसलिए और एक्सप्लोजिव होता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बेसिक लावा क्या होगा, इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो सिलिका का कंटेंट है वो क्या होगा, कम होगा। सिलिका यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। दूसरी चीज़ इसका ये क्या होता है, हाईली फ्लूइड होता है, विस्कस नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होता है। तीसरी चीज़ इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और ये क्या करता है, फास्ट फ्लो करता है। क्या करता है, फास्ट फ्लो करता है। दूसरी चीज़ बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेज ये ट्रैवल कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होता है। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, क्वाइट होता है। और आखिरी चीज़ क्या है, ये जेंटल स्लोप्स बनाता है। जेंटल स्लोप्स बनाता है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं बनाता, जेंटल स्लोप्स बनाता है। तो ये होते हैं एसिडिक लावा और बेसिक लावा। जब निकलता है तो किस टाइप का जो लावा निकलता है, एसिडिक निकलता है तो क्या होता है, और बेसिक निकलता है तो क्या होता है, वो किस टाइप से होता है। ठीक है, और उसी के बेस पे जो है हमारे वोल्केनो टाइप के बटे हुए, जैसे काल्डेरा हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के फ्लड बेसाल्टिक वोल्केनो हो गए, तो डिफरेंट टाइप्स के जो वोल्केनो हैं वो उसके बेसिस पे बटे भी हुए हैं। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में जाके तो आप देख सकते हो। तो आंसर हो गया 63 का, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। फर्स्ट है, दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन द इंडिया। ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में। देखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, ड्राई डेसिडुअस नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मोस्ट अबंडेंट है। कौन से हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वो है मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। क्या होगी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। सेकंड है, दी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज आर टीक, एक्सलवुड, रोजवुड, रेड सेंडर्स, पलास, अमल्टास, लोरल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज इसमें यही पाई जाती हैं। तो फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ए। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, ए। तो यही चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें फॉरेस्ट के बारे में, इतनी सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल है, तो ये चीज़ आपको इन्हीं क्वेश्चन से ऐसे ही याद रखनी होंगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। रिसेंटली रेड ईयर्ड स्लाइडर एक टर्टल की स्पीसीज, जो हमें देखो सबसे पहले तो रेड ईयर्ड स्लाइडर, तो याद रखना है क्या किसकी स्पीसीज है, टर्टल की स्पीसीज है। हमें उसके बारे में कुछ चीजें बतानी है। फर्स्ट, इट इज मेजर इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ टर्टल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, न्यूज में आया था तब भी था कि ये मेजर इन्वेजिव स्पीसीज है टर्टल की। ठीक है, दूसरी चीज, दी स्पीसीज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये अभी रिसेंटली कहीं दिखाई दी थी। ठीक है, ये तो ये बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है, ये बेसिकली यूएस और नॉर्दर्न मैक्सिको में पाई जाती है। यूएसए और मैक्सिको में ये नेचुरली पाई जाती है, इंडिया में ये नेचुरली नहीं पाई जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए। और याद रखना, ये इन्वेजिव स्पीसीज है। हमारी जो वाटर बॉडीज है ना नॉर्थ ईस्ट में, उनकी बायोडाइवर्सिटी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, वो है बहुत ही ज़्यादा वो है मतलब नुकसानदायक है। ठीक है, और एज ए पॉपुलर पेट भी इसको रखा जाता है कई जगह पे। ठीक है, एज ए पॉपुलर पेट भी इसको कई जगह पे रखा जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, रिसेंटली ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाई गई है। ठीक है, रिसेंटली इसको नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है, वो भी कहाँ पे, दो जगह पे इसको देखा गया है। कहाँ पे, एक तो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एक तो है दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी है युगरातारा टेम्पल पॉन्ड। ठीक है, युगरातारा टेम्पल पॉन्ड, यहाँ पे ये देखी गई है, इन दो जगह पे ये देखी गई है। तो नॉर्थ ईस्ट में देखी गई है, इसीलिए ये क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है। और इसीलिए कंसर्न है ऑथोरिटीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा फैल जाए। और हमारी जो टर्टल की स्पीसीज है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो अप्रोक्स 72% जो टर्टल और टोर्टोइज की स्पीसीज है हमारे इंडिया की, वो 72% नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। अगर ऐसी इन्वेजिव स्पीसीज आ गई तो सबको खत्म कर देगी। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो या फिर जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इसके लिए कंसर्न है। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, ए। देखो, इंडिया में भी कई सारी इन्वेजिव स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हो चारू मसल। ठीक है, ये इंडिया की इन्वेजिव स्पीसीज है। उसके बाद आता है लेंटाना। ठीक है, लेंटाना बुशेस। उसके बाद आता है इंडियन बुलफ्रॉग। क्या आता है, इंडियन बुलफ्रॉग। तो ये सारी क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, ये इंडिया की ही है। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीसीज इंडिया में भी पाई जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या बोलता है, बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है इंडिया की, कौन सी स्टेट, देखो आपको पता होनी चाहिए। असम बिल्कुल करती है। सिक्किम क्या करती है, सिक्किम जो है वो जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, जो सिक्किम है वो बाउंड्री शेयर नहीं करती है। थर्ड है मिजोरम। मिजोरम जो है वो शेयर करती है। ठीक है, और जो मणिपुर है वो क्या है, वो शेयर नहीं करती है। ठीक है, मणिपुर शेयर नहीं करती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड शेयर करते हैं, और जो सेकंड एंड फोर्थ है वो शेयर नहीं करते हैं। अब शेयर कौन कौन सी करती है, याद रखना, वेस्ट बंगाल शेयर करती है, असम शेयर करती है, मेघालय शेयर करती है, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम बस यही स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर को वो करती हैं, टच करती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भूटान से कौन सी करती है, नेपाल से कौन सी करती है, सिक्किम से कौन सी करती है, चाइना से कौन सी करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं 67 पे। पोर्ट होल्स आर सिलेंड्रिकल डिप्रेशंस ओवर रॉकी बेड ऑफ फिल स्ट्रीम। तो बिल्कुल जो पोर्ट होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल डिप्रेशन टाइप होते
हैं रॉकी बेड्स के ऊपर हिल स्ट्रीम्स में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है पोर्ट होल्स आर जनरली फॉर्म्ड इन सैंडस्टोन्स एंड ग्रेनाइट, मेनली जो पोर्ट होल्स है वो कहाँ पे बनते हैं, सैंडस्टोन्स और ग्रेनाइट के उसमें बनते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है प्लंज पुल्स आर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ वाटरफॉल, बिल्कुल जब वाटरफॉल बन जाता है तो उसके उस पे क्या बनते हैं, प्लंज पुल्स बन जाते हैं, ठीक है। जब पोर्ट होल्स जब बिगर साइज के हो जाते हैं उसी को प्लंज पुल बोला जाता है, ठीक है, तो वो बन जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा डी, सारे ही स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। और ये क्या होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म, सबसे पहले मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। लैंडफॉर्म जब मैं करवाती हूँ तो हर बार मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, बस केवल इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसको करो, ठीक है, क्योंकि आप इसको करो, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा पोर्ट होल्स और प्लंज पुल्स, मैंने ये करवाया भी हुआ। पोर्ट होल्स और प्लंज पुल्स क्या होते हैं, पोर्ट होल्स थोड़े पतले होते हैं और प्लंज पुल्स बड़े होते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म है किसके, रनिंग वाटर के, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ, आप इनको कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं 68 पे, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या, देखो स्वामित्व मतलब आपको स्वामी बनाया जाएगा आपकी जमीन का जिसके आप नहीं हो, ठीक है। इन द सेंस आपके उस पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लाल डोरे के अंदर जितनी भी जमीन है उसको क्या किया जाएगा, अब रजिस्टर किया जाएगा। फर्स्ट है इट एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन बाय इंश्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स टू रेजिडेंट्स ऑफ रूरल इनहैबिटेड एरियाज, यही किया जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, याद रखना इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इंप्लीमेंट करेगी, ना कि वो इंप्लीमेंट करेगी। तो स्वामित्व योजना को कौन इंप्लीमेंट करेगा, पंचायती राज इंप्लीमेंट करेगी। और कब लॉन्च की गई थी, ये 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, 2020 में की गई थी। और सर्वे ऑफ इंडिया इसका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है। अगर इसके टेक्नोलॉजिकल पार्टनर की हम बात करें ना, टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इस स्कीम का कौन है, वो कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें आजकल ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, लैंड मैपिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट और नेटल टाइप क्लाइमेट। नेटल टाइप क्लाइमेट में कौन कौन सी जो लोकल विंड्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेटल टाइप क्लाइमेट या फिर चाइना टाइप क्लाइमेट में, ठीक है, उसमें बतानी हमें कौन कौन सी जो विंड्स है वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चाइना टाइप क्लाइमेट ये हमने कल के लेक्चर में बड़े ही अच्छे से किया था। नॉर्दर्न चाइना, जापान, साउथ ईस्ट यूएसए, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ये मेनली पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे ये मेनली पाई जाती है। तो याद रखना, देखो इसमें पेम्पेरो भी यहाँ पे पाई जाती है, बर्ग भी है और साउथ वेस्टर भी है। लेकिन जो हरमटन है ये क्या है, याद रखना, ये हरमटन है, ये क्या है, हरमटन कोल्ड ड्राई विंड से, क्या है ये, कोल्ड ड्राई विंड है, क्या है, ये कोल्ड ड्राई विंड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी क्या है, ये चीज़ रखनी है, कोल्ड ड्राई विंड है, ये यहाँ पे नहीं पाई जाती है हरमटन, ठीक है। मेनली कहाँ पे पाई जाती है, ये वेस्टर्न सहारा में पाई जाती है। हरमटन कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टर्न सहारा में मेनली पाई जाती है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं पाई जाती है। पेम्पेरो आपको पता है कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, तो वहाँ पे वैसा क्लाइमेट होता है, आपको बता दिया मैंने। बर्ग कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी होता है हॉट ड्राई विंड है। ये साउथ जो ये साउदर्ली बस्टर जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये कोल्ड विंड है, ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो यस, नेटल टाइप क्लाइमेट में वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन पे 1, 3 एंड 4 जो है वो पाई जाती है, सेकंड वहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊं तो आप देखोगे, 1 सेकेंड, अगर ये ओपन हो जाता है मेरा तो देखो जो ये है हमारी काफ़ी सारी विंड्स हैं जो अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, 1 सेकेंड, बड़ा नहीं हो रहा है ये, तो देखो ये अलग अलग जगह पे पाई जाती है। देखो यहाँ पे पाई जाती है चिन्नुक, ठीक है, यहाँ पे नॉर्दर, नॉर्टे, पेम्पेरो कहाँ पे पाई जाती है, याद रखना। पेम्पेरो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, हबूब, बर्ग अभी थोड़ी देर पहले देखा, बर्ग, सिरोको भी देखा, ठीक है, हरमटन अभी देखा, वेस्टर्न अमेरिका में खामसिन, ठीक है, उसके बाद हेल्म, मिस्ट्रल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो जो यूरोप का रीजन है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जितनी भी ये जो है ना, ये जो विंड्स हैं वो याद रख लेना कहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है। ये बुरान, साउदर्ली, ब्रिक फिल्डर, तो ये सारी जो विंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट विंड्स के हैं, लोकल विंड्स के ये क्या है हमारे नाम से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। हमने सारे जितने भी जो हैं वो विंड्स भी हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, दीज ड्रेनेज पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मास्टर कंसिक्वेंट स्ट्रीम दैट फॉलो द रीजनल स्लोप एंड आर वेल एडजस्टेड टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न द शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम मीट एट द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल, वो राइट एंगल पे मिलती है, एंड डिफरेंशियल इरोजन थ्रू सॉफ्ट रॉक्स पेव्स द वे फॉर ट्रिब्यूटरीज। और क्या होता है, डिफरेंशियल इरोजन होता है। तो हमें बताना है कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो याद रखना है किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, ट्रेलाइज्ड जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में ये बात चल रही है। डेंड्रियाटिक कैसा होता है, आपको पता है डेंड्रियाटिक मोस्ट कॉमन होता है और ये मेनली ट्री, जैसे कि ट्री की ब्रांचेज होती है, ये वैसा होता है। रेडियल का भी आपको पता है, रेडियल का क्या होता है, रेडियल में
ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, कॉमन सोर्सेज से बाहर की तरफ निकलती हैं जो जितने भी रिवर्स वगैरह हैं, ठीक है। और एनुलर भी ऐसे ही किसी टाइप का होता है। तो ये सारे जो है ये हमारे किस टाइप के होते हैं, ये सारे क्या है, ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये एनुलर तो इतना ज़्यादा फेमस ड्रेनेज पैटर्न है भी नहीं, ठीक है। रेक्टेंगुलर इसकी जगह अगर आप देखो तो वो ज़्यादा क्या है, हमारा फेमस जो है वो पैटर्न है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं हम किस पे, 71 पे, ठीक है। 71 क्या बोलता है, कुछ रीजंस के बारे में बताना है, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल के बारे में। देखो एक होता है रेनफॉल और एक होता है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, तो हमें उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा बदलाव कहाँ पे होता है वो चीज़ हमें बतानी है। तो सबसे पहले वेरिएबिलिटी पूछी है, रेनफॉल नहीं पूछा है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब वेरिएबिलिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, तो हमें इंक्रीजिंग बताना है। तो याद रखना ये इसका आंसर है ये। तो मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में होती है। और सबसे कम की बात करें तो वो कहाँ पे होती है, मालाबार कोस्ट, वो कहाँ पे होती है, मालाबार कोस्ट, लेस देन 25% वहाँ पे होती है, ठीक है। क्या होती है, लेस देन 25%। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पे कमी होती है। तो फर्स्ट आ गया, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया सी, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है, सवाना टाइप क्लाइमेट। देखो कल ही मैंने ये सारी चीजें करवाई हैं, ठीक है। सवाना टाइप क्लाइमेट, फर्स्ट है मिनिमम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लाइमेट। मिनिमम डायर्नल रेंज इसका इंपॉर्टेंट फीचर, तो याद रखना बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम डायर्नल रेंज इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक्सट्रीम रेंज होती है इसमें, ठीक है। एक्सट्रीम डायर्नल रेंज होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, ड्राई एंड वेट सीजन होते हैं। और अगर हम डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन की बात करें तो वेट सीजन कौन सा होता है, समर होता है। वेट सीजन समर होता है, ड्राई सीजन तो क्या होता है, विंटर होता है। याद रखना विंटर क्या होती है, ड्राई होती है, और समर्स क्या होती है, वेट होती है। थर्ड है वेजिटेशन इन दिस सवाना क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेंटली सेमी एवरग्रीन। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है मेनली वो कैसी पाई जाती है, वो मेनली सेमी एवरग्रीन। तो याद रखना सेमी एवरग्रीन यहाँ पे नहीं पाई जाती है। यहाँ कौन सी पाई जाती है, डेसिडुअस पाई जाती है। डेसिडुअस टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है, यहाँ पे वो नहीं पाई जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, फर्स्ट भी इनकरेक्ट होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओनली बी, ठीक है। ओनली बी। कौन सी सबसे फेमस पाई जाती है, डेसिडुअस वेजिटेशन पाई जाती है। एक्सट्रीम डायर्नल रेंज होती है, दो डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं। और मैंने आपको बताया था इसी को सूडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है। सूडान टाइप भी क्लाइमेट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, और ये किस किस के बीच में, जैसे कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है और जो हॉट डेजर्ट है, लगभग उनके बीच का जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। पर्टिकुलरली अफ्रीका में ये पाया जाता है। यहाँ पे मतलब अफ्रीका में जो पर्टिकुलरली जो सवाना रीजन पाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, सवाना जो वो जो जहाँ पे प्लेस है उसको क्या बोलते हैं, बिग गेम कंट्री भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बिग गेम कंट्री भी उसको बोलते हैं। और याद रखना बहुत सारी ट्राई क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉल टॉल ग्रासेस होती हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रासेस टॉल होती हैं और पेड़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसीलिए इनको पार्कलैंड भी बोला जाता है। पार्कलैंड भी बोला जाता है या बुश वेल्ड्स भी बोला जाता है। पार्कलैंड या फिर बुश वेल्ड्स भी इसको बोला जाता है। तो ये दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ट्राइब्स भी यहाँ पे रहती हैं, जैसे कि आप बात करो आप मसाई ट्राइब, कौन सी ट्राइब, 1 सेकंड, मसाई ट्राइब यहाँ पे रहती है। उसके बाद अगर आप बात करो हाउसा ट्राइब जो नाइजीरिया में रहती है वो भी यहीं पे रहती है, ठीक है। तो ये ट्राइब्स भी यहीं पे रहती हैं। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, सवाना टाइप क्लाइमेट के बारे में। आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 73 पे। ओल्ड स्टेज ऑफ साइकिल ऑफ रिवर इरोजन, रिवर इरोजन की ओल्ड साइकिल के बारे में बताना है। फर्स्ट है डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट, चैनल का जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है। तो यस ये तो हो ही जाता है, ठीक है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ डाउन कटिंग वैली, बिल्कुल डाउन कटिंग भी कम हो जाती है क्योंकि उसका इतना ज्यादा तेज फ्लो नहीं रहता रिवर का। थर्ड है रिवर्स अडप्टिंग हाईली मेंडरिंग कोर्स, जो रिवर्स है वो बहुत ज्यादा मेंडर करने लगते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, रिवर के इरोजन के बारे में। तो आंसर आ गया डी। और फीचर्स मैंने आपको बता दिया, लैंड फॉर्म्स में आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, सॉरी, ठीक है। तो देखो ये कौन कौन से रनिंग वाटर के इरोजनल फीचर्स होते हैं, वैली बनती हैं, पोर्ट होल्स बनते हैं, प्लंज पुल्स बनते हैं, इंसाइज्ड और इंट्रेंस्ड मियंडर। देखो मैंने भी बताया था कौन कौन से मियंडर, इंसाइज्ड और इंट्रेंस्ड बार बार मुड़ने वाले मियंडर्स बनते हैं, रिवर टेरेसेस बनते हैं और पेनी प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्या बोलता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताना है। और किसके बारे में बताना है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखो मैं आपको ना डिफरेंट फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। डिफरेंट फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बता देती हूँ। डिफरेंट फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में क्या बता देती हूँ। सबसे पहले देखो वेस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुद लिख लेना, ठीक है। सब में आएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये हम बता रहे हैं वेस्टर्न के बारे में। कहाँ से कहाँ तक है, दादरी से कहाँ तक है, JNPT तक, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये लुधियाना से दानकुनी तक है, ठीक है, दानकुनी, ठीक है, याद रखना। फिर है हमारा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, खड़गपुर से लेके हमारा कहाँ तक है, भूसावाल तक है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर है। तो ये सब कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, विजयवाड़ा से
इटारसी तक है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, याद रखना, खड़गपुर से विजयवाड़ा तक है। कहाँ से है, खड़गपुर से विजयवाड़ा तक है। और दूसरी चीज़, तीसरी लास्ट चीज, साउथर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, मडगांव से लेके चेन्नई तक है। कहाँ तक है, मडगांव से लेके चेन्नई तक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, याद रखना। और नॉर्थ साउथ में भी विजयवाड़ा आता है सब कॉरिडोर में, और ईस्ट जो कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी जो है विजयवाड़ा आता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विजयवाड़ा दो सिटीज़ में, दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, कंप्लीट फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पूछा था। तो अब आपको पता चल गया होगा क्या है, खड़गपुर और विजयवाड़ा को जोड़ता है। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, ए। तो 74 का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू करेक्टर ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताना है। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज हाईएस्ट एट इक्वेटर ड्यू टू लो ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो याद रखना, वैसे ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है इक्वेटर पे वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज है कि वो वहां पे थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन वो ग्रेविटी के कारण नहीं होती, ड्यू टू हाई इंसोलेशन के कारण होती है। ड्यू टू क्या होती है, हाई इंसोलेशन के कारण होती है। हाई इंसोलेशन होती है, अदर लैटिट्यूड्स में इंसोलेशन कम होती है, यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वार्म एयर जो है वो ग्रेट हाइट तक ट्रांसपोर्ट कर जाती है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स के कारण। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन गलत है। सेकंड है, टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपोज एट पोल्स इज हायर देन इक्वेटर। देखो मैंने बताया था कि जब भी सरफेस से नॉर्मल ऊपर जाते हैं तो हम अगर जब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। अब जो हमारी अर्थ होती है वो पोल्स पे क्या है, वहाँ पे कम डिस्टेंस है, और इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब अर्थ के सेंटर से अगर आप बात करो, मतलब अर्थ की सरफेस से अगर ट्रोपोपोल्स की बात करें तो पोल्स पे लगभग 8 पे आ जाता है, 8 किलोमीटर, और ये 18 किलोमीटर, ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हो। तो जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जब हम पोल्स पे जाएंगे ऊपर 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 जाते जाएंगे तो यहाँ पे पोल्स पे लैप्स रेट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे तो टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो गया होगा। तो वही पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपोज, यहाँ पे हम रुक गए हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा पोल्स पे वो हाई होगा देन द इक्वेटर। तो ये स्टेटमेंट क्या, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वेटर पे तो और ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि हाइट ज्यादा है, और नॉर्मल लेफ्ट रेट से जाता रहेगा तो बहुत ज्यादा कम होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल लैप्स रेट का कांसेप्ट समझ में आया तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाते हैं 76 पे। अर्थ क्रस्ट के बारे में बताना है। फर्स्ट, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है हमारे अर्थ का, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारे अर्थ का पार्ट है। सेकंड है, ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ओशियनिक क्रस्ट थिन होती है। थर्ड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डेंसर देन दी। देखो याद रखना, ये चीज गलत है। ओशियनिक जो क्रस्ट होती है ना वो डेंस होती है, बेशक पतली होती है लेकिन क्या होती है, डेंस होती है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर क्या आ गया, ए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मेनली किससे बनी होती है, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है मेनली। और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो मेनली किससे बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। ठीक है, सीमा और सियाल, और मेनली इसको बेसाल्टिक से बनी होती है ओशियनिक। और ये मेनली जो किससे होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बनी है मेनली। ठीक है, ग्रेनाइट से बनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इसमें काफी अच्छे से दिए गए हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है वो लगभग क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट कर देंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करनी है। फर्स्ट है, द इंपैक्ट ऑफ सुनामी इज ग्रेटर ओवर द ओशन एंड लेस नियर द कोस्ट। जो सुनामी का जो इफेक्ट है वो ओशंस के ऊपर ज्यादा है और कोस्ट पे कम है। सुनामी का जो इम्पैक्ट है वो ओशंस के ऊपर ज्यादा है और कोस्ट पे कम है, ये हमें बताना है। तो देखो सुनामी का इफेक्ट ओशन में क्या होगा, ओशन में तो जो सुनामी वो चलता रहेगा, ओशन में थोड़ी ना कुछ हमारी एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, तो नहीं। तो ओशन सुनामी का जो इम्पैक्ट है वो ओशंस में कम होता है, कोस्ट पे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, स्टॉर्म सर्जेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओशंस एंड डू नॉट कॉज फ्लडिंग ऑन द लैंड। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो स्टॉर्म सर्ज आएंगे वो ओशंस में ही रहेंगे, वो लैंड पे आएंगे नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग है, तो हमें नोट करेक्टली बतानी है। तो रॉन्ग तो दोनों ही रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट नॉर्मल है, आप इसको कर लोगे क्वेश्चन को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्या बोलता है, द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट। जो हिमालयाज हैं वो कोल्ड विंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया से आने में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हिमालयाज जो है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस ए हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कंपेयर टू साउदर्न इंडिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोस्टल टाइप क्लाइमेट है, और कोस्टल में क्या हो जाता है, टेम्परेचर लगभग वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। थर्ड है, द सीजनल कंट्रास्ट इन इंटीरियर पार्ट ऑफ कंट्री आर हायर कंपेयर टू कोस्टल लोकेशन। बिल्कुल, कोस्टल लोकेशन पे क्या होता है, सीजनल काफी कम वेरिएट करते हैं एज कंपेयर टू इनर कॉन्टिनेंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो सारी ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दे रखे हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे।
क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है, एक ड्रग है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है, वॉज सीन इन न्यूज, तो उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि इट प्रिवेंट्स वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये वायरल की ग्रोथ को रोकती है वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को वो करके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये ऐसा करती है। सेकंड है इट इज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो याद रखना ये किसने बनाई है, INMAS, ये क्या है, DRDO की लैब है, किसकी लैब है, DRDO की लैब है, और उसने ये बनाई है, ना कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और मेनली ये कैसे ली जाती है, ओरली इसको लिया जाता है। डॉक्टर रेड्डी लैब हैदराबाद में, उसके साथ मिलकर इन्होंने ये जो है ये बनाई है, ठीक है, डॉक्टर जो रेड्डी लैब है उसके साथ मिलकर इन्होंने ये बनाई है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अब, कोई इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, क्या करती है, बस हो गया, आंसर आ गया ए। आ जाते हैं 80 पे। 80 क्या बोलता है, चेंज इन सीजन किस कारण से होते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ और टिल्टेड एक्सिस। सबसे पहले रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अगर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करें तो चेंज इन सीजन हमें बताने, तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं, और टिल्टेड एक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिल्टेड एक्सिस के कारण होते हैं। लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं हमारे डे एंड नाइट, डे एंड नाइट हमारे किसके कारण होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हमारे डे एंड नाइट होते हैं, उसके कारण सीजन चेंज नहीं होते। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगी। अगर टिल्टेड एक्सिस ना हो तब भी हमारे जो सीजन होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ जरूरी है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी और टिल्टेड एक्सिस भी, किसके लिए, हमारे सीजन के बनने के लिए। तो आंसर क्या आ गया, सी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 हमें क्या बोलता है, देखो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को देख ही लिया है, देख ही रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे देती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको एक ज्वाइन का बटन मिलेगा। वो किस लिए इनिशिएट किया गया है, वो इसलिए इनिशिएट किया गया है कि येस, हम एवरीथिंग आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कोर्स टू यू, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सक्षम है तो आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो, और मिनिमम चार्जेस पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है, तो केवल उसी के लिए है। अगर आप हेल्प करना चाहते हो, फिलैंथ्रोपी जैसे हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी के लिए अगर आप कोई सक्षम है और हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को कुछ थोड़ी बहुत हेल्प अपनी तरफ से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल ज्वाइन बटन पर देखना है। डिफरेंट ऑफर्स आपको दिए गए हैं, वो आपको जाके देखने हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, अगर आप सक्षम हो तो ही केवल, ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। रिसेंटली स्वामी फंड वाज इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्वामी फंड। देखो स्वामी फंड क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म ही देख लोगे ना, सबसे पहले स्वामी है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम हाउसिंग। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम हाउसिंग के लिए एक फंड क्रिएट किया गया है। देखो ये एक ऐसा फंड क्रिएट किया गया है ना, जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे किसके, रेरा रजिस्टर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो थे, जो कंप्लीट होने बाकी थे, अगर उनमें क्या होगी, फंड की कमी होगी, तो इसीलिए एक फंड क्रिएट किया गया, स्वामी फंड, ठीक है। स्वामी फंड कौन सा, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम हाउसिंग, जिससे कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। गवर्नमेंट बैक्ड है, एज ए कैटेगरी 2 फंड इसको डेवलप किया गया है। कैसे किया गया है, एज ए कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह इसको डेवलप किया गया है। 2019 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है, याद रखना इसको। दूसरी चीज, सेबी के साथ ये डेट फंड है, जो किसके साथ रजिस्टर है, सेबी के साथ रजिस्टर है, और गवर्नमेंट बैक्ड ये फंड है, ठीक है। मेन चीज इसमें क्या है, इसको जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, SBI कैप जो मैनेजर्स हैं वो इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ठीक है, जिसने उसको सेटअप किया है, ठीक है। सब और इसमें कौन इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्टर कर रही है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन कर रही है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड देखो, दिस स्कीम इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्यों, कौन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर कर रही है। उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये रेरा रजिस्टर्ड जो मैंने बताया कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उनको बना रही है। अब ये रेरा क्या है, याद रखना, रेरा क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी। क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी है। ये किस एक्ट के अंदर बनी है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंदर बनी है, और ये इफेक्टिव कब से हुई, 2017 से इफेक्ट हुई। ये तो प्रोजेक्ट बनाने लगी, कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने लगी, और जब कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुक गए फंड की कमी के कारण, तो एक डिफरेंट फंड बनाया गया 2019 में, जिसको क्या बोला गया, स्वामी फंड, एज ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 का इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है, जब भी कैटेगरी 2 का कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, उसमें जो फंड्स होते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, और इनमें कोई कंसेशन नहीं दिया जाता, याद रखना, ठीक है। कैटेगरी 1 में बहुत सारे कंसेशन दिए जाते हैं, कैटेगरी 2 के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वहाँ पे जो कंसेशन है वो नहीं दिए जाते हैं, कम नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डेट फंड हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गए, और ये फंड हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे रियल इस्टेट के फंड हो गए, ये सारे किस में आते हैं, हमारे कैटेगरी 2 में। तो इसका क्या हो गया, इट हैज़ बीन फॉर्म टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड स्टोल्ड अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ओनली। बिल्कुल, तो उसी के लिए तो है,
ठीक है। तो उसी के लिए तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, केवल स्टोल्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या बोलता है, एफिमरल रिवर्स के बारे में बताना है। एफिमरल रिवर्स ऐसी रिवर्स होती हैं जो केवल और केवल तब उनमें वाटर होता है जब या तो बारिश हो जाती है या फिर आइस मेल्ट कर जाती है। तो ऐसी कौन सी रिवर, तो याद रखना ऐसी कौन सी रिवर है, लूनी रिवर ऐसी रिवर है। ठीक है, स्टार्टिंग में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दो रिवर होती है, एक सरस्वती एक साबरमती। तो ये मिलती है गोविंदगढ़ में। सरस्वती और साबरमती जब गोविंदगढ़ में मिलती हैं तो ये कौन सी रिवर बनाती है, लूनी रिवर बनाती है। और ये क्या है, एफिमरल रिवर है। ठीक है, किस तरफ फ्लो करती है, रन ऑफ कच्छ की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, दूसरी टाइप की रिवर क्या होती है, पेरेनियर रिवर, जो पूरे साल बहती रहती है। ठीक है, वो रेनफॉल उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे साल बहती है, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अरेबियन सी के बारे में बताना है, आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी के बारे में बताना है। फर्स्ट है द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट। जो एंटायर आइलैंड ग्रुप है वो कोरल डिपॉजिट का बना हुआ है, तो ये तो आपको पता है, कोरल्स तो वहाँ पे होते हैं। सेकंड है द आइलैंड्स आर मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग बीचेस ऑन ईस्टर्न सीवर्ड शोर्स। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है सैडल पीक इज हाईएस्ट माउंटेन पीक। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों, क्योंकि आप सैडल जो पीक है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो सैडल पीक मेनली कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पे हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ पे होती है, इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में ये नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 83 उसका आंसर आ गया ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 क्या बोलता है, Recently, the Supreme Court has delivered a judgment on 102nd Constitutional Amendment Act 2018. The Amendment Act is related to which of the following issue? 102nd Amendment Act किसके लिए, तो आपको बिल्कुल इसमें पता ही होना चाहिए किसके लिए है ये, एनसीबीसी के लिए, पावर टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए 102nd अमेंडमेंट लाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और कौन सा आर्टिकल ऐड किए गए थे, 338B और 342A। ठीक है, 342A ये आर्टिकल्स कुछ ऐड किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें ये क्या है, एक 5 मेंबर बॉडी है बैकवर्ड पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 102nd अमेंडमेंट किसके लिए था, पावर टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब आ जाता है किसके बारे में, एयर मास के बारे में। एयर मास क्या है, एयर मास इज ए बॉडी ऑफ एयर कवरिंग ए रिलेटिवली वाइड एरिया एग्जिबिटिंग अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही होता है एयर मास, जो एक बॉडी ऑफ एयर होती है जो रिलेटिवली वाइड एरिया में फैली हुई होती है और ये लगभग उसकी सेम क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड है, इन एन एयर मास देयर इज नेग्लिजिबल वर्टिकल वेरिएशन इन टेम्परेचर। याद रखना, वर्टिकल वेरिएशन नहीं, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन काफी कम होती है। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन एयर मास में काफी कम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। थर्ड है कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस मीट दे फॉर्म ए फ्रंट। जब दो कंट्रास्टिंग वार्म और कोल्ड एयर मासेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो फ्रंट बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन एयर मास में काफी ज्यादा कम होता है टेम्परेचर और मॉइस्चर में, ना कि वर्टिकल। ठीक है, छोटी छोटी स्टेटमेंट से ही आपको पता होनी चाहिए। अब जाता है बे क्या होता है। सीधी सी बात है, कुछ कुछ चीजें होती है। बे क्या होता है, याद रखना, बे क्या होती है, स्मॉल वाटर बॉडी जो सराउंड होती है किससे, 3 साइड से लैंड से और 4th साइड पे ओपन होती है सी को, उसको क्या बोलते हैं, बे। जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल देख लो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक आता है हमारा क्या, गल्फ। गल्फ क्या होता है, गल्फ ये होता है गल्फ। गल्फ क्या होता है, लार्ज वाटर बॉडी जो समटाइम्स नैरो माउथ होता है और कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं लैंड से, उसको क्या बोलते हैं, गल्फ। जैसे कि आप गल्फ ऑफ मैक्सिको भी आप सोच सकते हो। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर आता है हमारा क्या, फिर आता है हमारा स्ट्रेट। स्ट्रेट आप बात कर सकते हो, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, नैरो वाटर, नैरो पैसवे ऑफ वाटर जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स को जोड़ता है, 2 लार्जर वाटर बॉडीज के बीच में, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। और ऐसी ही कौन सी स्टेट है, एक अगर आप बात करो सबसे फेमस जिब्राल्टर स्टेट आप देख लो, जिब्राल्टर स्टेट। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। डी है नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 लार्ज लैंड मासेस। लैंड जो 2 बड़े बड़े ओशंस को, लैंड मासेस को जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सारी स्टेटमेंट। बे किसको बोलते हैं, गल्फ किसको बोलते हैं, स्ट्रेट किसको बोलते हैं और इस्थमस किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। सोलर इंपैक्ट ऑफ सोलर एक्टिविटी के बारे में बताना है। हमारे सोलर एक्टिविटी का ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है वोल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं को रिड्यूस द सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, देखो वोल्केनिक जब इरप्शंस होते हैं ना, उससे क्या निकलते हैं, बहुत सारे एरोसोल्स निकलते हैं। वो क्या रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। और जब बहुत सारे एरोसोल्स इन्वायरमेंट में जाते हैं तो जब सन की रेडिएशन आती है तो वो क्या कर देते हैं, उन सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अर्थ के अंदर नहीं आने देते हैं। और जब वो अर्थ के अंदर आएंगी नहीं एटमोस्फेयर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, सन की रेडिएशन कम हो जाएंगे अर्थ के अंदर। तो यही तो ये बोल रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस
reduces the sun's radiation reaching the earth surface, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड है, डिक्रीज इन सन स्पॉट्स नंबर इज एसोसिएटेड विद कूलर एंड वेटर वेदर कंडीशन। देखो सन स्पॉट्स का नंबर कम होना, देखो देखो ये सन है, ये पूरा मान लो गर्म जल रहा है तो बहुत सारी वो भेज रहा है, मतलब क्या गर्म गर्म जो वेव्स हैं उनको, ठीक है, रेडिएशन है उनको। अब क्या हो गया, कुछ स्पॉट्स हो गए, वहां से वो नहीं भेजेगा, ठीक है, वहां से वो नहीं भेजेगा। अगर वो कम होंगे तो ज्यादा गर्मी होगी, अगर वो ज्यादा होंगे, अगर मान लो सन स्पॉट्स ज्यादा है तो इसका मतलब जो गर्म हवाएं कम आ रही हैं, गर्म कम आ रही है तो मतलब इंडिया बोल रही हूँ, अर्थ पे क्या होगी, ठंड होगी, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं, अगर सन स्पॉट इंक्रीज हो जाते हैं तो कूलर वेटर वेदर कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हमें बताना है। नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर प्लेटू, सबसे पहले है द नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय भीमा फोल्ट। आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्ट है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू से किससे अलग है, वो है मालदा फोल्ट से। कौन सा फोल्ट है, मालदा फोल्ट से। छोटा नागपुर प्लेटू से कैसे अलग है, मालदा फोल्ट से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, मेघालयन प्लेटू इज नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। बिल्कुल, मेघालयन प्लेटू ही नॉर्थ ईस्ट प्लेटू का पार्ट है और ये उसी से वो होके गया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। मरकरी इज द ओनली प्लेनेट विदाउट सैटेलाइट। पता होना चाहिए भाई इसका, अगर आपको नहीं पता है, केवल और केवल मरकरी नहीं, एक वीनस भी ऐसा सैटेलाइट है जो जिस पे सैटेलाइट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। अब देख लो सेकंड, ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रोटेट अराउंड देयर ओन एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा हो सकता है कि सारे प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, याद रखना कि देखो, याद रखना कि हमेशा, मतलब हमेशा जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट हैं, वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। जब हम सन की साइड से देखते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट, क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट। वो क्या करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अपने एक्सिस पे भी लगभग प्लैनेट्स जो हैं, लगभग 6 प्लैनेट जो हैं वो अपने एक्सिस पे भी वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करते हैं, ठीक है। याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करते हैं अपने एक्सिस पे भी। लेकिन 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने एक्सिस पे अपोजिट फ्लो करते हैं। वो कौन कौन से, एक तो वीनस और एक है यूरेनस, ठीक है। हाँ, एक तो वीनस और एक यूरेनस। याद रखना, ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी, और सेकंड भी रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया डी, कोई भी करेक्ट नहीं है। थर्ड है, द एस्टेरॉइड बेल्ट इन सोलर सिस्टम इज रफली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। तो याद रखना, एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में होती है, याद रखना, किसके बीच में होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। किसके बीच में होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है हमारी क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। और एक फेमस एस्टेरॉइड आज हमने जो पढ़ा है वो है बेनू, ठीक है। बताना मेरे को बेनू क्या है, कहाँ पे हमने पढ़ा था बेनू एस्टेरॉइड, ठीक है। अगर नहीं पता तो दोबारा जाके वीडियो देखो, ठीक है। बेनू के बारे में बताओ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ड्रेनेज पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था। फर्स्ट है, सोन एंड नर्मदा रिवर फ्लो द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल क्या होता है, एक कॉमन सोर्स जिससे निकलती है। तो सोन और नर्मदा का तो है ही वो, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि सोन और नर्मदा का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। गंगा एंड रिवर फ्लो ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का कौन सा होता है, डेंड्रियाटिक। कौन सा, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, मणिपुरी रिवर ड्रेनिंग इनटू लोकटक लेक फ्लोज द सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो मणिपुर रिवर है लोकटक में कैसे आती है, सेंट्रीपिटल। मान लो ये लेक है और सारी रिवर्स क्या आएंगी इसके ऐसे अंदर आएंगी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। ये है डिफरेंट टाइप के क्या वो वाले पैटर्न। अगर रेक्टेंगुलर पैटर्न, एक फेमस पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न, उसमें कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, जैसे कि चंबल होगी, ठीक है, चंबल होगी, बेटवा होगी, केन होगी। तो ये सारी किसमें फ्लो करती है, रेक्टेंगुलर में, ठीक है। उसके बाद अगर रेडियल की बात करें, बता दिया सोन एंड नर्मदा, ठीक है। पैरेलल रिवर्स की बात करें, जो पैरेलल रिवर्स फ्लो करते हैं जैसे कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सारी क्या होती हैं, पैरेलल रिवर फ्लो करते हैं। डेंड्रियाटिक, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न है और अलग अलग रिवर जो होते हैं ऐसे अलग अलग तरीके से फ्लो करती हैं। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 91 पे। अब क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फर्स्ट है, दे ओरिजिनेट इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया। ये वेस्टर्न एशिया में ओरिजिनेट होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। वेस्टर्न एशिया में ओरिजिनेट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में नहीं, ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं। क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम होते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में ये ओरिजिनेट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी।
सेकंड है दे आर ड्रिवन इनटू इंडिया बाय वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, यस वेस्टर्न जेट स्ट्रीम इसको लेके आती हैं। थर्ड है दे ब्रिंग रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में जब रेनफॉल होती है नॉर्दर्न इंडिया में तो वो इसी के कारण होती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है द व्हेन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अप्रोच अ रीजन ए डिक्लाइन इन नाइट टेंपरेचर इज ऑब्जर्व्ड, तो याद रखना जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो रात का टेंपरेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो याद रखना रात का टेंपरेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना कि घटता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं, तो आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। डिफरेंट लेयर्स इन सोइल प्रोफाइल के बारे में बताना है। डिफरेंट लेयर्स इन सोइल प्रोफाइल कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है होराइजन ए इज कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल, होराइजन सी इज लास्ट स्टेज और होराइजन बी कंटेन्स ऑर्गेनिक एज वेल एज मिनरल मैटर। ठीक है, एक बार मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप के हमारे सोइल की प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, सोइल की प्रोफाइल्स हैं। जो ये ए जो सोइल की प्रोफाइल है ये क्या है, टॉप सोइल है। ये क्या है, टॉप सोइल है। इसमें लॉट्स ऑफ रूट्स होती है, मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ए क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। फिर बी क्या होती है, ये होती है हमारी बी को क्या बोलते हैं, सब सोइल बोलते हैं, सोइल के नीचे। ठीक है, मतलब क्या ट्रांजिशन जोन होती है ए और सी के बीच में। फिर होती है हमारी सी क्या होती है, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब यहीं से सोइल डेवलप करती है, मतलब ये लूज पेरेंट मटेरियल होती है। ये क्या होती है, लूज पेरेंट मटेरियल होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सोइल फॉर्मेशन यही होती है, मतलब सोइल सबसे पहले अगर बनेगी तो यहीं से बनेगी, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सोइल फॉर्मेशन यही होती है। उसके बाद ही जो सेकंड लेयर, जो बी लेयर है और ए लेयर है, वो इसी के बाद इसी से बनती है। ठीक है, तो पहली सोइल फॉर्मेशन कहां से होती है, सी लेयर से होती है। तो ये हो गया होराइजन सी, और आर इसमें क्लासीफाई होता है बेडरॉक, और ओ इसमें क्लासीफाई होता है ह्यूमस। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओ कैसे क्लासीफाई होता है एज ए ह्यूमस, ए बी सी आर। ठीक है, यार क्या होता है, बेडरॉक। तो ये सारी किसके बारे में क्लासिफिकेशन हो गई, हमारे इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें क्या पूछ रखा था, होराइजन ए बी सी के बारे में पूछा था। तो ए देखो, ए क्या लूज पेरेंट मटेरियल से बनी है, बिल्कुल अभी बताया मैंने नहीं। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं, लूज कैसे कौन सी बनी थी, सी बनी थी। ठीक है, तो बी सी है कि सी इज द लास्ट स्टेज इन सोइल फॉर्मेशन, सी क्या थी, फर्स्ट स्टेज थी सोइल फॉर्मेशन में, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है होराइजन बी कंटेन्स ऑर्गेनिक एज वेल एज मिनरल मैटर, यस इसमें तो होता ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं 93 पे। 93 क्या बोलता है, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, एक जो बाइनियल ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन है उसको कौन चलाता है, तो याद रखना ये किसकी है, डब्ल्यूएचओ की है। क्या डब्ल्यूएचओ की है, 2021 में उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2007 में, 2021 में भी लॉन्च किया गया, इसलिए न्यूज में आया। रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए है, और यूएन ने 2021 से लेके 2030 तक यूएन ने डिकेड घोषित किया, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है, डिकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी उन्होंने घोषित किया 2021 से 30 तक के लिए यूएन ने। ठीक है, और पार्टनर्स इनवाइट किए गए हैं किसके लिए, ज्वाइन करने के लिए। याद रखना एक कैंपेन है, याद रखना #LOV30, #LOV30 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर आपको जो है वो व्हीकल चलानी है, उसके लिए LOV30। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन है, अगर पेपर में आ जाए तो LOV30 कैंपेन किसकी है, तो रोड सेफ्टी के लिए है। 30 किलोमीटर पर आवर केवल स्पीड होनी चाहिए, तो ये इसके लिए रोड सेफ्टी के लिए कैंपेन है, #LOV30। और इसके अलावा हाँ, #Street for Life, #Street for Life ये भी किसके लिए है, ये भी रोड सेफ्टी के लिए। तो याद रखना ये दो कैंपेन्स है, #LOV30, #Street for Light, और DK 21 से 2030 तक का जो कैंपेन है वो यूएन ने इसीलिए किया है। और ये सारी चीजें डब्ल्यूएचओ की मेन वेबसाइट पे लिखी हुई है। ठीक है, #LOV30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें होगी। इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 क्या बोलता है, ITCZ के बारे में बताना है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ इज लो प्रेशर जोन। देखो ITCZ क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन होता है जो सन के मूवमेंट के साथ मूव करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पाथ ओवर इंडिया आर मेनली डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ ITCZ। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंडिया के ऊपर पाथ्स करते हैं, मेनली ITCZ की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जब सन की पोजीशन पे तो डिपेंड करता है, और ये जो है सन की पोजीशन के साथ मूव करता है, इसका मतलब ITCZ के साथ ही हमारे साइक्लोन्स मूव करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। आंसर क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। ठीक है, अब किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 क्या बोलता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में बताना है। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या क्या है। सबसे पहले है दीज फॉरेस्ट अकर इन एरिया जो रेनफॉल होती है 50 to 100 सेंटीमीटर। तो याद रखना इनकी जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है, 50 से 100 के बीच में नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी। इसका मतलब ये फॉरेस्ट जो होते हैं लीफलेस रहते हैं ज़्यादातर साल में, और स्कब वेजिटेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है ये। थर्ड है इट इज एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ड्राई पेनिनसुलर ट्रैक्ट ऑन लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। ठीक है, और वेजिटेशन इसमें मेनली क्या होती है, जैसे बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाम, नीम, पलास, खेजरी, खेर, ये सारी टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे
पाई जाती हैं, किन रीजन्स में ये पाया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, इन जगह पे मेनली ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्या बोलता है, देयर इज वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन सोइल। सोइल में बहुत ही कम जो है वो लो ह्यूमस कंटेंट होता है ऑफ कोल्ड क्लाइमेट का, ठीक है। देखो याद रखना, कोल्ड क्लाइमेट में जो ह्यूमस का कंटेंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद रखना ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, इन कोल्ड क्लाइमेट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन आर इंटेंस। देखो कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ का जो एक्शन होता है वो कम होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे कम होता है, देखो कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर हमारा क्या आ गया, डी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। ह्यूमस का एक्युमुलेशन कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है, ह्यूमस का कंटेंट वहां पे ज्यादा होता है, तो आंसर क्या आ गया, डी। बस सीधी सी बात ये है। आ जाते हैं 97 पे। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट। देखो नॉर्मल है ये क्वेश्चंस, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने लायक नहीं है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि ये लेक्चर इतना ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं क्वालिटेटिव क्या कर सकती हूँ। पहले है कि वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट्स। देखो वेस्टर्न घाट्स का आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स इधर होते हैं, ईस्टर्न घाट्स इधर होते हैं। वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट्स से, ये सबको पता है। सेकंड है दी रिवर्स, दी वेस्टर्न घाट्स आर हाईली इरोडेड बाय रिवर्स एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स तो बहुत ज़्यादा ही है, वहाँ पे तो रिवर बहुत कम कट करते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स पे तो पूरी ही बड़ी बड़ी रिवर कट कर रही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी ही उसको कट कर रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड क्या है, दी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी। जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट है वो नीलगिरी में मिलते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, नीलगिरी में मिलते हैं। और वैसे नीलगिरी की सबसे बड़ी जो वो है, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी हाइट की को वो कौन सी है, दोदा बेटा, ठीक है। याद रखना सबसे बड़ी हाइट की हिल कौन सी है, दोदा बेटा, ठीक है। याद रखने, ये स्पेलिंग आप देख लेंगे, दोदा बेटा वहाँ की सबसे बड़ी हाइट की वो है। और वैसे वेस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ईस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी वो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना कि ईस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी जो पीक है वो कहाँ पे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बारे में बताना है। देखो टेरेस्ट्रियल मतलब जिसमें जमीन होती है, और जोवियन मतलब मेनली जो हवाओं से मतलब गैसेस से बने होते हैं। अनलाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स हैव ए लॉट ऑफ गैसेस। देखो जोवियन प्लैनेट्स में लॉट्स ऑफ गैसेस होती हैं और डस्ट होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये भी बताया मैंने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव हायर ग्रेविटी देन दी जोवियन प्लैनेट्स। देखो ऐसा नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जोवियन प्लैनेट्स उन्होंने तो गैसेस को भी अपने चारों तरफ घुमाते हैं, तो इसका मतलब वो गैसेस को एस्केप ही होने देते हैं, उनमें ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। तो रखना जोवियन प्लैनेट्स में ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स क्या हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे क्या हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन इस टाइप से होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि कौन सा, अगर वो गैसेस को भी एस्केप नहीं करने दे रहे, इसका मतलब ग्रेविटी किस में ज्यादा, जोवियन प्लैनेट्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एंड इट इज द साउदर्न मोस्ट नेशनल पार्क। तो याद रखना अंडमान निकोबार का साउदर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। साउदर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा, गैलेथिया नेशनल पार्क। कौन सा, गैलेथिया नेशनल पार्क जो है वो सबसे साउदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, बस केवल इतना इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से नेशनल पार्क है वहाँ पे, याद रखना, कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क है, उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, और कौन कौन से 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वहाँ पे, ठीक है। देखो वहाँ पे कौन से, सैडल पीक नेशनल पार्क है, साउदर्न बटन नेशनल पार्क है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं वहाँ पे। देखो जैसे कि नॉर्थ बटन, माउंट हैरियट, माउंट बटन आइलैंड, गैलाथिया, कैंपबेल, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क, मिडल बटन, माउंट हैरियट, तो ये सारे कौन से पार्क हैं, ये सारे ही नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, 99 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। बिग बैंग थ्योरी, देखो बहुत कम आती है क्वेश्चंस में थ्योरी वगैरह, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑल द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिग बैंग थ्योरी में यही बोला गया था कि जितने भी करंट और पास्ट मैटर है ना यूनिवर्स में, वो सारा इसी टाइम आया है। सेकंड है, बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, बिल्कुल इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, और एडविन हबल ने 1920 में दी थी। किसने दी थी, एडविन हबल ने इसको 1920 में दिया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कभी आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ गया हमारा सी, ठीक है। तो आज के हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। और इसके अलावा हमारी एक एमपीपीसीएस की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको, आपके कोई फ्रेंड्स अगर कोई एमपी की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उसको जाके बोलो कि इस चैनल पे भी, हमारे चैनल पे एमपीपीसीएस की भी जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, और प्री से पहले जो भी रिवाइज सिलेबस है वो सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।